नमस्ते। आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है और ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये ट्रांसफार्मर का सिंपल संरचना बनाया गया है, जिसमें ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग और ये बीच में कोर है। और यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न जो है N1 है और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो टर्न है N2 और प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है E1 और सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है E2 है। यहाँ पर हमने प्राइमरी वाइंडिंग में जो है AC सप्लाई दिया गया है। प्राइमरी वाइंडिंग में जो AC सप्लाई दिया गया है वह V1 है और आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा वो V2 है और लोड के रूप में R लोड लगाया गया है। यहाँ पर लोड कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टिव, इंडक्टिव तथा कैपेसिटिव कुछ भी हो सकता है। ट्रांसफार्मर में जो पावर होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड दोनों कांस्टेंट होती है। जितना पावर यहाँ पर होती है प्राइमरी में उतना ही पावर सेकेंडरी में भी होती है। और फ्लक्स जो होता है ट्रांसफार्मर में, चाहे नो लोड हो चाहे फुल लोड हो, दोनों केस में कांस्टेंट होता है। चाहे सेकेंडरी में कितना भी लोड डाल दिया जाए, काम जो फ्लक्स रहता है हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। यहाँ पर प्राइमरी करंट जो है E1 और सेकेंडरी करंट है जो E2 मान गया है। और कोर है जो कि सिलिकॉन स्टील का होता है। इसमें वोल्टेज कैसे उत्पन्न होता है समझते हैं। फैराडे नियम के अनुसार जब किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। या तो मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को घुमाया जाता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसको हम लोग अभी समझेंगे, परंतु इसके पहले हम लोग इस इक्वेशन को देखते हैं जो समीकरण है। ये जो इक्वेशन है ये ईएमएफ है किसी कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ और ये उसका टर्न है, नंबर ऑफ टर्न, और ये फ्रीक्वेंसी है, इसमें कितना फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फ्लक्स जो है दिया जा रहा है, वो कितना चेंज हो रहा है समय के साथ जितना। तो इसमें जो है ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स होती है वो कांस्टेंट होती है, इसलिए जो प्राइमरी साइड का ईएमएफ है वो ये जो नेगेटिव दिखाया गया ये लॉरेंज नियम का पालन करता है, यानी कि जिसके कारण किसी कंडक्टर में वोल्टेज मतलब कि ईएमएफ उत्पन्न होता है उसी का वो विरोध करता है। तो इसी को बताया गया है नेगेटिव से। तो E1 जो है प्राइमरी साइड का ईएमएफ है, तो इसमें जो प्राइमरी टर्न है वो N1 है और इसमें फ्लक्स जो है फाई है, जो कि दोनों साइड कांस्टेंट होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसको ऐसे लिख दिया गया है और सबग्रेड 1 मान लिया गया है। और E2 जो है सेकेंडरी साइड का ईएमएफ है जो कि माइनस है N2 d∅/dt हो जाएगा। और समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। समीकरण 2 समीकरण 1 को भाग देते हैं तो E2/E1 बराबर N2/N1 आ जाएगा और ये दोनों जो है कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा। और अब इसमें देखते हैं जो है कि पावर जो है ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सेकेंडरी का कांस्टेंट होता है, तो इसके P बराबर VI होता है। तो P बराबर V1 I1 जो है प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट जो है वो हो गया। सेकेंडरी का जो V2 है कितना लोड है पर जो वोल्टेज मिल रहा है वो, और सेकेंडरी में जो करंट प्रवाह हो रहा है वो हो जाएगा। तो इससे हो जाएगा V2 और V1 और इसको I1 और इधर भेजेंगे तो I2 हो जाएगा।
अब आइडियल केस में जो है कोई इस ट्रांसफार्मर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो इसलिए जो इनपुट सप्लाई है वो जो इस कंडक्टर कॉइल है उसके जो बीच रहेगा वोल्टेज वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, जबकि कोई रेजिस्टेंस है बीच में नहीं है, तो जिससे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो V1 और E2 दोनों बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर E2 बटा E1 जो है और V1 और V2 के बराबर होगा जो, तो यहाँ पर V2 जो है E2 यहाँ पर ऐसे दिखाया हो गया है। जो N2 है यहाँ पर E1 हो जाएगा और E2 बटा E1 और बराबर जो हो जाएगा V2 बटा V1 बराबर I1 बटा I2। ये तो है, ये जो है ट्रांसफार्मर रेशियो हो जाएगा, ये हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो हो जाता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थैतिक मशीन या स्टैटिक जो मशीन होती है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को समान आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी पर परिवर्तित मतलब कि ट्रांसफर करने के काम आती है। अर्थात ट्रांसफार्मर जो होती है पावर को ट्रांसफर करती है वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के। मतलब कि ट्रांसफार्मर जो होती है पावर को ट्रांसफार्मर मतलब भेजती है बिना किसी इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और पावर को इस प्रकार ट्रांसफ़र करती है कि इनपुट सप्लाई का फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होता है और वोल्टेज इंक्रीज हो तो करंट डिक्रीज कर देता है, और यदि वोल्टेज डिक्रीज होता है तो करंट को इंक्रीज कर देता है। इस प्रकार से यदि यानी कि वोल्टेज बढ़ाना हो तो करंट को कम कर देता है, और जब वोल्टेज को कम करना होता है तो करंट को बढ़ा देता है। इस प्रकार से पावर भी कांस्टेंट हो जाता है और वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज होता है और करंट भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है आवश्यकता अनुसार। ट्रांसफार्मर जो होता है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है। एक ट्रांसफार्मर ऐसे चुंबकीय परिपथ का बना होता है जिससे दो विशिष्ट कुंडलन होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, जिन्हें प्राइमरी वाइंडिंग या तथा सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। जब प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई दिया जाता है तो कोर में प्रत्यावर्ती फ्लक्स स्थापित मतलब कि सेटअप होता है। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में इसमें सप्लाई देते हैं तो इस कोर में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सेटअप हो जाता है, और यह फ्लक्स जो होता है सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है। जो फ्लक्स निकलता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब इससे यहाँ से लिंक करता है, जिससे सेकेंडरी वाइंडिंग भी ईएमएफ मतलब कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है इस सेकेंडरी वाइंडिंग में, जो कि माना गया है। यदि सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न मतलब कि टर्न जो है टर्नों की संख्या प्राइमरी से अधिक है, तो यदि इस वाइंडिंग का जो N2 है N1 से अधिक है तो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज भी प्राइमरी के मुकाबले यानी कि अपेक्षा जो है ज़्यादा होगा। यदि N2 टर्न ज़्यादा है N1 से तो N2 का जो E2 जो है E1 से ज़्यादा होगा, मतलब कि वोल्टेज E2 है ज़्यादा होगा E1 से। यदि ज़्यादा होगा तो इसको इस ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे या तो कहते हैं। और यदि सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न है जो और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो टर्न है N2 यदि प्राइमरी से कम है तो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो मतलब टर्न जो है नंबर ऑफ टर्न है वो प्राइमरी के मुकाबले कम है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो E2 है इंड्यूस मतलब वोल्टेज
वो प्राइमरी के मुकाबले कम हो जाएगा और वोल्टेज भी कम हो जाएगा E2 प्राइमरी के मुकाबले। और जब सेकेंडरी का वोल्टेज कम हो गया तो हम उसको इस ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे या तो कहते हैं। परंतु सेकेंडरी का वोल्टेज इंक्रीज होने पर सेकेंडरी का इस वोल्टेज जो है इंक्रीज हुआ मतलब कि बढ़ा तो इसमें जो करंट है E2 एक कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी के जो है पावर कांस्टेंट रहना चाहिए ना। प्राइमरी और सेकेंडरी का जो पावर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये मतलब कि वोल्टेज जब बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, या तो वोल्टेज कम होगा तो करंट जो है वो बढ़ जाएगा। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो सेल्फ इंडक्शन के कारण उत्पन्न होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण प्रोड्यूस होगा। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच जो मतलब वाइंडिंग है वो एक दूसरे से बिना किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के जुड़े हुए हैं। तो कह सकते हैं कि प्राइमरी ऑफ वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो अनंत होगा, क्योंकि एक मान लीजिए यहाँ पर सर्किट है यहाँ पर और ओपन सर्किट है तो उसके बीच में जो रेजिस्टेंस होगा वो अनंत होगा। इसलिए यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो बीच का रेजिस्टेंस है वो अनंत का आएगा। और ट्रांसफार्मर जो होता है केवल एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है, डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता है। डीसी सप्लाई पर क्यों कार्य नहीं करता है इसको हम लोग बाद में किसी वीडियो में समझ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।